किसी को भी नहीं पता। वैसे ये भी कहते हैं कि जो रैंक ए बी और डंजन होते हैं उनके लिए सिर्फ हाई लेवल गिल्ड अप्लाई करती है, वरना जो रैंक सी के नीचे डंजन है उनके लिए कोई भी अप्लाई की रिक्वेस्ट डाल सकता है। अभी जिनहो थोड़ा शॉक था जिनहो की नॉलेज को देखकर। वैसे जिनहो बताता है कि बहुत टाइम से हंटर ने इस वजह से उसे इस सब के बारे में जानकारी है। अब तभी गोंग कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब जब वो इस डंजन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर अंधेरा था। वो तुरंत ही टॉर्च जलाते हैं क्योंकि उनमें से एक हंटर के पास ऐसी एबिलिटी थी जिससे वो लाइट क्रिएट कर सकता है। वैसे अभी यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था। अभी यहाँ से लोग आगे बढ़ जा रहे थे, पर अभी जिनहाओ के मन में बहुत सारे सवाल थे क्योंकि गुफा खाली थी और डंजन गुफा की तरह ही नहीं होती। अब वो जिनू से पूछते हैं कि डंजन थोड़ा अलग है, तो इस पर जिनू बताता है कि हाँ, कि यहाँ हमें लुमिनेशन स्टोन मिल सकते हैं। अब इसके बारे में जिनहाओ को कुछ पता नहीं था। जब वो जिनू से पूछता है तो जिनू बताता है कि ये चमकदार पत्थर होते हैं, इन्हें डंजन का ट्रेजर भी कहा जा सकता है। ये पत्थर या फिर ऐसा कह लो कि ये इल्यूमिनेशन स्टोन उन्हें या तो गुफा के एंड पर मिलते हैं या फिर गुफा की सीलिंग में, मतलब ऊपर की तरफ। वैसे अब यहाँ सीलिंग की तरफ तो कोई स्टोन नहीं दिख रहा था, इस वजह से उन्हें लग रहा था कि शायद ये गुफा के एंड में मिलेंगे। अभी इसी तरह से वो कुछ दूर आगे आते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। इस पर जिनाओ पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गुफा या फिर कोई डंजन पहले से क्लियर हो चुका हो, लेकिन इसकी खबर वहाँ हंटिंग एसोसिएशन को नहीं मिली हो। इस पर जिनाओ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे वो ये भी कह रहा था कि क्या कोई ब्लैक डंजन होता है जहाँ पर कोई ट्रेजरी या फिर कोई मॉन्स्टर ना हो। तो जिनू अचानक से उसे चुप कराने लगता है। जिनू को कोई आवाज आ गई थी। वो ध्यान से सुनता है तो वो बताता है कि उनकी तरफ कुछ मैजिकल इंसेक्ट बीस्ट आ रहे हैं। अब सभी लोग तैयार हो गए थे। वहाँ पर कई सारे रास्ते थे, वो कहीं से भी आ सकते हैं। इस वजह से हर एक हंटर का एक रास्ता को देख रहा था और पूरी तरह से तैयार था। लेकिन अचानक से वो जो भी किसी टाइप के बीस्ट हैं, वो ऊपर से आना स्टार्ट हो जाते हैं। जिनू ने ये चीज नोटिस कर ली थी। वो पहले ही सभी को बता देता है कि वो हमारे सर के ऊपर से आ रहे हैं। अब अचानक से ऊपर की तरफ से बहुत ही बड़ी लाल चींटियां नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं। असल में ये वही बीस्ट थी। ये बीस्ट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है और ये बहुत सारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आंट कॉलोनी हो। आंट कॉलोनी से मतलब ये कोई चींटियों का ग्रुप हो, क्योंकि यहाँ पर गुफा भी उसी तरफ की थी। उसी तरह की थी। बड़ी चींटियों ने बनाई होगी और ये सभी इनके ऊपर हमला कर रही थी। सभी हंटर बहुत ही अच्छे से लड़ रहे थे। यहाँ पर जिनाओ अभी जिनवो के सामने आ गया था, जिससे कि वो जिनवो को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वो जानता है कि जिनवो बस रैंक ई पर है। अभी लड़ाई कुछ देर तक ऐसे ही चलती है। जो सामने वाला ग्रुप है, जिनमें वो 6 मेंबर्स मतलब 6 हंटर्स, वो स्ट्रॉन्ग है और उनका टीम वर्क अच्छा है। इस वजह से वो बहुत ही जल्दी उन सभी चींटियों को हरा देते हैं। अभी गोंग जिनवो की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने सही मौके पर हमें बता दिया, वरना हम बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते थे। तुम्हें बात कैसे पता चली? जिनवो कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे आवाज आ गई थी क्योंकि मैं उस हॉल के बिल्कुल नीचे ही था। अब यहाँ पर एक मेंबर अभी गोंग को बुलाता है और बताता है कि इन चींटियों को हमने नहीं मारा क्योंकि हमारे अटैक से नहीं मरी, बल्कि इन्हें किसी ने बाइट किया है। वो समझ जाते हैं कि इस पूरे डंजन में सच में कोई बड़ा सा मॉन्स्टर या फिर बड़ा सा बीस्ट है जो कि इन सभी आर्ट्स को यानी कि चींटियों को मार रहा था। इस वजह से उन्हें शुरुआत में कोई भी चींटियां या फिर नहीं मिली। यहाँ से सीन चेंज होता है। हम अभी एक हंटर एसोसिएशन के जिम में आ जाते हैं, जहाँ पर अभी एक बहुत ही तेजी से धमाके की आवाज आती है। अब वो जो न्यू मेंबर्स थे वो थोड़ा डर गए थे, लेकिन जो पुराने मेंबर्स है वो बताते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि असल में यूनहाओ ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो इस तरह से ट्रेनिंग करता है कि हम यूनहाओ को देखते हैं जिसने अभी बहुत ही बड़े स्टोन बीच में से तोड़ दिया था और वो अभी कह रहा था कि इतनी ट्रेनिंग उसके लिए काफी नहीं है। अब वापस से सीन चेंज होता है। हम इस गुफा के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि अभी जिनहाओ जिनवो से कह रहा था कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जो ऑफर मिल रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। इस पर जिनहाओ कहने लगता है कि हाँ, ये ऑफर तो बहुत अच्छे हैं, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइट नहीं करनी, फिर भी मुझे पैसे मिलेंगे, जबकि एक प्राइवेट ग्रुप है। प्राइवेट ग्रुप को उतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते और दूसरी बात ये भी है कि इनके पास कोई हीलर नहीं है। वैसे अब तभी उनके सामने कुछ अजीब सी चीजें दिखती है। वो तुरंत ही वहाँ लाइट जब जलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये स्पाइडर वेब है। इसका मतलब वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर कोई स्पाइडर बेस्ड है। अब इसी तरह से वो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ना शुरू करते हैं और कहानी थोड़ी फास्ट होती है। अंत में हम देखते हैं कि जब वो उस गुफा के कोने में पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल मिलते हैं। ये मानक क्रिस्टल से जिनके अंदर बहुत ही एनर्जी होती है। सबसे बड़ी बात ये इतने सारे थे कि अगर ये लोग यहाँ इन्हें अपने वर्ल्ड में लेकर बेच दे तो इन्हें करीबन इतने पैसे मिल जाएंगे कि ये लोग मिलीनियर बन जाएंगे। अब वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। वैसे यहाँ पर एक स्पाइडर भी था जो कि इसी वक्त सो रहा था। वही इस डंजन की बॉस है। यहाँ पर अभी गोंग कहता
है कि हमें जल्द से जल्द चुपचाप इन क्रिस्टल को लेकर चलना चाहिए। लेकिन अब क्रिस्टल को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उनके जो टीम का मेंबर है वो सारे औजार वहाँ कार के अंदर भूल आया है और औजार थोड़े से भारी से हो सकते हैं। इस वजह से गोंग कहता है कि हमें उनको वापस लेकर आना होगा, ये गेट जल्द से जल्द बंद हो जाएगा। अभी वो जिनवू को और जिनहाओ को वहाँ पर खड़ा छोड़कर जा रहा था। वो कह रहा था कि तुम थोड़ा बहुत क्रिस्टल जो नीचे हो उन्हें अपने हाथ से ही रख लो जब तक हम बाकी चीज लेकर आते हैं। अब वो वहाँ से नीचे जाने लगे थे। जिनवू के मन में ये बात ट्रिगर करती है कि रैंक सी के डंजन को क्लियर करने के लिए टोटल 8 लोग चाहिए। वो यहाँ पर 8 लोग आए हैं लेकिन इनके प्राइवेट ग्रुप में 6 लोग थे। इन्होंने बताया था कि हमेशा 6 लोग के साथ ही डंजन क्लियर करते हैं, लेकिन इधर उन्हें 8 लोग चाहिए थे। इस वजह से इन्होंने इन दोनों को बुलाया। सिंपल बात है, वो इन्हें यहाँ पर मारना चाहते हैं जिससे कि ये सारे क्रिस्टल उन 6 में से आपस में बांट ले जाएं, क्योंकि वही असली टीम है। ये दोनों बस यहाँ उनके फायदे के लिए बुलाए गए थे और ऐसे ही होता है। हम देखते हैं कि जैसे वो 6 लोग बाहर जाते हैं तो गोंग अपने साथियों को ऑर्डर देता है उस गुफा के रास्ते को बंद करने के लिए जहाँ वो क्रिस्टल रखे हुए थे। अब जिनवू जिनहाओ अंदर बंद थे और वो स्पाइडर जागने वाला था। वैसे अब जैसे ही पत्थर गिरते हैं तो वो स्पाइडर जाग जाता है, उठकर उनके पास आने लगता है जहाँ पर जिनहाओ डर गया था और कह रहा था कि आखिर उन लोगों ने हमें धोखा क्यों दिया। जिनवू भी डर गया था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो ऑलरेडी गॉड के साथ एक बार फाइट करने में हिम्मत कर चुका है। फाइट तो नहीं पर वो गॉड को फेस कर चुका है। इस वजह से उसका सारा डर चला जाता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और अपनी उस नई ब्लैक स्वॉर्ड को समन करते हुए आगे आता है। जिनहाओ से कहता है कि डरो मत, एक स्पाइडर में इस स्पाइडर को मैं हराऊंगा। अब वो दोनों सामने आते हैं, लेकिन इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम बाहर गोंग और बाकी उसके साथियों को देखते हैं। अभी गोंग तो बाहर आकर बैठ गया था क्योंकि वो जानता था कि अभी उन्हें कुछ देर यही इंतजार करना होगा। उसके साथी उससे पूछने लगते हैं कि आखिर हम उन दोनों को वहाँ छोड़ के क्यों आए। वो दोनों इतने ताकतवर नहीं है कि वो उस मॉन्स्टर से लड़ सकें और अगर वो मारे गए तो हमारा इसमें क्या फायदा, क्योंकि हमने गुफा का रास्ता तो बंद कर दिया। गोंग कहता है कि अभी तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। वो समझता है कि वो दोनों ही बहुत ही कम लेवल पर हैं। पहली चीज, अगर वो वहाँ बंद है और हमने जब पत्थर गिराया कि वो स्पाइडर जागेगा और वो उन पर हमला करेगा, ये पक्का है कि वो दोनों से हरा नहीं सकते। इसका मतलब वो स्पाइडर इन दोनों को खा लेगा और अब पेट भर जाने के बाद वो फिर से सो जाएगा तो हम अंदर जाकर क्रिस्टल ले सकते हैं। इस पर वो सीधा कहने लगता है कि लेकिन उसके लिए हमें फिर से उन पत्थरों को हटाना होगा और उस चीज में तो फिर से वो स्पाइडर जाग जाएगा। पर इस पर गोंग कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने वहाँ दूसरा रास्ता देखा है जो ऊपर की तरफ से आता है, हम वहाँ के थ्रू जाकर उन क्रिस्टल को ले सकते हैं। ये सुनकर वॉरियर शॉक था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस से उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ जिनवू और जिनहाओ अभी उस स्पाइडर के सामने थे। अभी जिनहाओ समझ गया था कि जिनवू उसकी बात नहीं मानने वाला, वो स्पाइडर से लड़ेगा, लेकिन फिर भी वो एक दोस्त की तरह उसे समझा रहा था कि देखो हम दोनों मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते क्योंकि ये सी रैंक का बीस्ट है, इसे हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हमें लेवल बी का एक हंटर चाहिए और यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से अभी जिनवू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था फिर वो क्या करे। लेकिन जिनवू उसके अपोजिट ये सोच रहा था कि उसने पहले भी एक डी रैंक वाले को हराया है, इस वजह से अगर वो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा कर लड़ता है तो शायद वो एक रैंक सी के बीस्ट को भी हरा सकता है। अभी वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो तुरंत ही स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाता है उस स्पाइडर पर हमला करने के लिए। जिनवू तुरंत ही उस पर अटैक करता है, लेकिन इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हमें अब एक ओल्ड मैन जिसका नाम गन ही है उसे दिखाया जाता है। वो अभी बहुत ही ज्यादा थक चुका था क्योंकि वो बहुत टाइम से इंटरव्यूज और मीटिंग अटेंड कर रहा है। वो अपनी गाड़ी में आकर बैठता है तो उसका यंग ड्राइवर उससे कहता है कि रिलैक्स फील करने के लिए हम एक स्पेयरिंग मैच कर सकते हैं, मतलब ये ट्रेनिंग की तरह होता है। जिस पर गन ही खुश हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल, और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक बार फिर से सीन चेंज होता है। हम जिनवू को देखते हैं जो कि अभी बहुत ही स्पीड के साथ उस स्पाइडर पर हमला कर रहा था। वैसे तो जिनवू को पता है कि ये स्पाइडर सिर्फ सी रैंक का है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी बॉडी हार्डनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिनवू की जो ब्लैक शॉट थी, यानी कि वो नाइफ को किसी तरह से उस स्पाइडर को हर्ट नहीं कर रही थी। जिनवू कितनी भी कोशिश कर रहे लेकिन उसके ऊपर अटैक का ज्यादा कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन वो जो स्पाइडर है उसके जो पैर है उनकी वजह से वहाँ जमीन में होल्स होते जा रहे थे। जिनवू समझ जाता है कि अगर वो एक बार भी उसके पैर से टच हो गया तो पॉइजन भी फैलेगा, साथ ही साथ उसकी बॉडी तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिनवू अब और देखते हुए लड़ रहा था। वैसे दूसरी तरफ अभी जिनहाओ जो कि बस जिनवू को देख रहा था वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसकी सोच पहले से बदल चुकी थी। वो पहले सोच रहा था कि जिनवू एक रैंक ई का हंटर है, इस वजह से वो उस बीस्ट को हरा नहीं सकता। वो बस ऐसा लड़ रहा है जिससे कि कुछ देर बाद जब
जब वो मरे तो उससे गिल्टी ना रहे कि वो बिना लड़े मारा गया। लेकिन अब उसका सोचना बिल्कुल अलग हो